सभी का SY स्टडी IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन का टाइप नंबर 6। इसका जो पहला सवाल है कहता है कि दो उत्पादक A और B के मूल्यों का अनुपात 5:8 तथा उत्पादक A के मूल्य में 20% की वृद्धि और उत्पादक B के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए तो बताइए कि जो नया मूल्य प्राप्त हमें होता है उसका अनुपात क्या होगा। यानी दो तरह के उत्पादन है, एक उत्पादन A है और दूसरा उत्पादन B है, यानी मटेरियल A है और दूसरा मटेरियल B है। इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:8। उसके बाद एक कंडीशन है, कहता है कि यदि इनके मूल्य में मटेरियल A में 20% की वृद्धि कर दी जाए और मटेरियल B में 20% की कमी कर दी जाए तब जो नया मूल्य मिलेगा उस मूल्य का अनुपात पूछा है कितना होगा। दो तरह के मटेरियल है, एक है A और दूसरा है B। इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:8, ये मूल्य का अनुपात। अब कहता है कि यदि इनके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे और मटेरियल B के मूल्य में 20% की कमी कर दे तब जो ये नया मूल्य मिलेगा इस मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब जरा सोचिए कि 20% बड़ा होगा, इस 5 रुपया का ही 20% बड़ा होगा। उसी तरह से यहाँ 20% की कमी हुआ होगा तो 8 रुपया का होगा। यानी 5 का 20% हम कहें तो निकालना मुश्किल है पर निकल सकता है। इसको थोड़ा आसान बनाइए और एक जीरो बैठाइए यहाँ भी और यहाँ भी। यानी अब कहा जा सकता है कि 50 का 20% वृद्धि हुआ, 80 का 20% कमी हुआ। इस तरह से हम यदि 50 का 20% निकालेंगे तो 10 रुपया, यानी 10 रुपया का वृद्धि होगा। अब जो मटेरियल A का जो नया मूल्य होगा वो 60 रुपया हो जाएगा। उसी तरह B का जो नया मूल्य होगा 80 का 20% 16 रुपया कम जाएगा। अब इसका मूल्य 64 रुपया। यानी इसके हिसाब से हमें मिल गया नया मूल्य, एक 60 दूसरा 64। अब आपसे इसका अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दीजिए। देखिए 15 चौके 60 और 16 चौके 64, यानी नया मूल्य का जो अनुपात होगा वह 15:16। ये आपका जो आया वह आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीका से भी बना सकते हैं, नियत की तुलना नियत से करते हैं। और जब हम नियत की तुलना नियत से करते हैं तो जो हमारा नियत राशि होता है उसकी तुलना करने के लिए हमें भी एक नियत राशि चाहिए या नियत का अनुपात चाहिए। देखिए यहाँ पे नियत राशि 5 और 8 को बनाए। A और B के उत्पादक मूल्य दिया हुआ है जिनका अनुपात 5:8 है। यदि हम थोड़ी देर के लिए यह सोचें कि मटेरियल A का उत्पादन मूल्य यदि 100 रुपया होगा तो 100 रुपया का ही 20% बढ़ेगा, यानी नया मूल्य जो होगा 120 रुपया होगा। आइए उसी को नियत राशि बनाएं। किताब का मटेरियल A का जो मूल्य है 100 रुपया है, हम लोग कहेंगे तो 100 रुपया। 20% वृद्धि के बाद अब मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया। नियत की तुलना नियत से करते हुए 20% अधिक मूल्य 120 रुपया गुना करेंगे, हमें ये मिल गया मटेरियल A का। और मटेरियल B का मूल्य क्या होगा, तो इसी तरह से किताब का मटेरियल B का पहले का मूल्य 8 रुपया है, हम लोग कहेंगे तो 100 रुपया। 20% हानि पर मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया। पहले 100 रुपया था, 100 का 20% कहेंगे तो 20 रुपया। 20 रुपया कम गया होगा, 100 रुपया में से 20 रुपया जैसे ही जाएगा अब कितना मूल्य हो जाएगा 80 रुपया। इस तरह से इसके बाद आपसे अनुपात इसका पूछा है, अनुपात लगा दीजिए। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 20 चौके 80 और 20 छक्के 20 80। कुछ और कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है 3 बार में और यह 2 से कट रहा है 4 बार, यानी एक तरफ मिला 5 दिए 15 और दूसरी तरफ मिला 4 चौके 16। इस तरह से भी आप बना सकते। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड और ये जो आपका हो गया वह सेकेंड मेथड। टाइप नंबर 7। इसका पहला सवाल है, कहता है कि एक गांव इनकी जो संख्या थी पुरुषों और महिलाओं की वह 6:5 में थी, यानी 6 पुरुष थे और 5 महिलाएं थी। उसके बाद कहता है इसमें 40% ऐसे पुरुष है जो निरक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं। उसके बाद कहता है कि 60% महिलाएं ऐसी भी है जो निरक्षर है, यानी पढ़े लिखे नहीं है। तो आपसे पूछा है कि पुरुष और महिलाओं में बताइए कि कितने पुरुष ऐसे थे और कितने महिलाएं ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, तथा उसका अनुपात पूछा है। संख्या नहीं पूछा है, उसका अनुपात पूछा है। चलिए आइए इसको बनाते हैं। पुरुषों और महिलाओं की संख्या दे रखा है, संख्या का अनुपात दे रखा है 6:5। यह है इनकी संख्या का अनुपात।
इस अनुपात से हम बता सकते हैं कि 6 पुरुष होगा तो 5 महिला होगी। उसके बाद कहता है कि इसका 40% जो है से निरक्षर, पुरुषों में 40% निरक्षर है और महिलाओं में 60% निरक्षर है। तब आपसे पूछा है कि साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है। अब जरा सोचिए कि किसी भी आदमी की जो जनसंख्या होगी, जो संख्या होगी, वह अपने आप में 100% होगा। अब उस 100% में 40% निरक्षर है, इसका मतलब है कि 60% साक्षर होगा। हमें जो निकालना है उसी पे फोकस करेंगे। हमें साक्षर निकालना है, इसका मतलब है कि 6 का जो 60% होगा वह साक्षर होगा, यानी 6 का 60% हमें निकालना है। उसी तरह 5 का हमें 40% साक्षर निकालना है। 6 का 60% साक्षर का मतलब हुआ, अगर 6 का हम 60% निकालते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा कठिनाई होगा, थोड़ा कठिन होगा, इसलिए एक 0 बैठाएंगे। अब 60 का 60% हम आराम से निकाल सकते। उसी तरह 50 का हम 40% निकाल सकते। 60 का 60% कहेंगे तो 36, यानी 36 पुरुष ऐसे होंगे जो साक्षर होंगे। उसी तरह 50 महिलाओं में 40% ऐसे हैं जो साक्षर है। 50 का 40% कितना होगा? 20 होगा, यानी कि 50 में 20 महिलाएं जो होगी वह साक्षर होगी। आपसे इनका अनुपात पूछा है, अनुपात लगाइए। ये 9 चौके 36, 4 पचे 20, यानी साक्षर पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात मिला वह 9:5 होगा। ये जो आपका है ये आपका आंसर होगा। इसे आप चाहे तो दूसरी तरीका से भी बना सकते। दूसरी तरीका से कैसे? तो नियत की तुलना नियत से करते हैं। जैसे देखिए, पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है उसी को आप नियत राशि बनाइए। किताब का पुरुषों की संख्या 6, हम लोग कहेंगे तो 100। और यदि 100 पुरुष थे तो उसमें 40% निरक्षर है, तो 60% ऐसे होंगे जो साक्षर होंगे। हमें साक्षर ही निकालना है। 100 में 40% निरक्षर है, साक्षर कितना होगा? 60। तो साक्षर के लिए 60 से गुना कर दीजिए। उसी तरह महिलाओं की संख्या जो दिया हुआ है वो 5 दिया। किताब का 5 हम लोग कहेंगे तो 100, और 60% निरक्षर है तो 40%, यानी 40 महिलाएं साक्षर होगी। एक पुरुषों की साक्षर और यह महिलाओं की साक्षरता का संख्या निकल, इनका अनुपात आपको पूछा है, अनुपात निकाल दीजिए। देखिए 100 से 100 ये कटेगा, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, और कटता है तो काटिए 2 तिहाई 6, यानी 3 तिहाई 9:5। इस तरह से भी आप इसका आंसर जो है ला सकते हैं। यह आपका पहला तरीका हो गया, और यह जो है आपका दूसरा तरीका। इस तरीके से यदि आप बनाते हैं तो काफी कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। अगला टाइप नंबर 8 का जो पहला सवाल है, कहता है कि एक परीक्षा में अंकित इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश में साइंस से दोगुने अंक प्राप्त करते हैं, और इंग्लिश, साइंस और मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान और मैथ में कुल मिलाकर वह 180 अंक प्राप्त करता है। यदि, उसके बाद दूसरा कंडीशन है, कहता है कि यदि अंग्रेजी और मैथ में उसके प्राप्तांक यानी अंकों का जो अनुपात है वह 2:3 है, तो आपसे पूछा है कि बताइए साइंस में उसने कितने अंक लाए। बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ इसके अनुपात को ऊपर और नीचे लिख दिया है। यदि हमें इंग्लिश, साइंस और मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान और मैथ के प्राप्तांक का अंक यदि अनुपात यदि पता हो जाए तो नियत की तुलना नियत से करते हुए साइंस का अंक निकाल सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कहता है कि अंग्रेजी में साइंस यानी विज्ञान से दोगुना अंक प्राप्त करता है, यानी साइंस में 1 नंबर ला रहा होगा तो इंग्लिश में 2 नंबर ला रहा होगा। उसके बाद एक दूसरा कंडीशन है, कहता है कि अंग्रेजी और मैथ में इसके अंक का जो अनुपात है वह 2:3 है। 2:3 का मतलब है कि इंग्लिश में 2 अंक लाता है तो मैथ में 3 अंक लाता है। देखिए इंग्लिश में 2 अंक ला रहा है तो मैथ में 3 अंक ला रहा है। यहाँ से हमें इन सब्जेक्ट्स में प्राप्त अंकों का अनुपात मिल गया। मैथ में अनुपात के हिसाब से कहेंगे तो 3 अंक लाया होगा, इंग्लिश में 2 अंक लाया होगा,
और साइंस में यानी विज्ञान में 1 अंक लाया होगा। उसके बाद एक नियत राशि दे रखा है, उसको लाइए। किताब का इन सभी सब्जेक्ट में उसका कुल प्राप्तांक जो है वह 180 है। हम लोग कहेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6, नियत की तुलना नियत से। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए साइंस में उसने कितना अंक लाया। साइंस के लिए कितना से गुना, 1 से गुना, 1 से गुना कीजिए और इसको कुछ कटता है तो काटिए। देखिए 30 बार में कट गया, यानी साइंस में वह 30 नंबर लाएगा। चलिए आइए टाइप नंबर 8 का जो दूसरा सवाल है, कहता है कि एक त्रिभुज में उनके कोणों का जो अनुपात है वह 6:3:4:5 है। उसके बाद आपसे त्रिभुज के बारे में, इसमें त्रिभुज भी इंक्लूड है, और त्रिभुज के बारे में कहता है कि यदि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण के 1/4 है, यानी त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण होगा वह चतुर्भुज के सबसे जो बड़ा कोण है उसका 1/4 है। दूसरा स्टेटमेंट है, कहता है कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है वह चतुर्भुज के दूसरा जो सबसे बड़ा कोण है उससे 10 अधिक है, यानी त्रिभुज का जो दूसरा कोण या त्रिभुज का जो बड़ा कोण होगा वह चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 अधिक हो। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिसमें 2 कोण हमको मालूम हो गया। आपसे तीसरा कोण पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है कि बताइए कि त्रिभुज के दूसरा बड़ा कोण कितना हो, यानी कि त्रिभुज डिपेंड है चतुर्भुज। चतुर्भुज के कोण यदि हमको मालूम हो जाए तो हम त्रिभुज के कोण को निकाल सकते। चलिए आइए बनाते हैं। दिया हुआ है चतुर्भुज जिनके कोण का अनुपात दिया हुआ 6:3:4:5, 6:3:4:5। अब यहाँ से यदि हमको पता हो जाए कि चतुर्भुज का 4 कोण क्या क्या है तो हम त्रिभुज के कोण को निकाल सकते। इसके लिए एक नियत राशि की जरूरत है। यदि वह नियत राशि मिल जाए तो हम नियत की तुलना नियत से करते हुए इनके प्रत्येक कोण को हम निकाल सकते। नियत राशि दे नहीं रखा है, थोड़ा सा सोचना है और नियत राशि को लाना है। अब जरा सोचिए कि किसी भी चतुर्भुज में उनके सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री। उसी को यहाँ पे नियत राशि बनाइए। किताब का चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री। हम लोग जरा जोड़कर देख लेते हैं। 5, 4, 9 और 9 18। किताब का 360 हम लोग कहेंगे तो 18। बड़े कोण के लिए 6 से गुना करेंगे और दूसरे बड़े कोण के लिए 5 से गुना। अब देखिए 3 और 4 से गुना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 3 और 4 से रिलेटेड हमको कोई स्टेटमेंट है नहीं। तो जो जरूरी है उसी को आप लिखिए, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दीजिए। हमें चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण चाहिए था और चतुर्भुज के दूसरा बड़ा कोण चाहिए था। दूसरा बड़ा कोण हमको ए मिला और सबसे बड़ा कोण ए मिला। अब इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं। 18 दूना 36, यानी 20 छक्का 20 80 और 20 25 100, यानी चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120 मिला। अब जरा हम त्रिभुज का निकाल लेते हैं। त्रिभुज में भी 3 कोण होते हैं, एक छोटा, एक सबसे बड़ा और एक दूसरा बड़ा। स्टेटमेंट में कहा है कि जो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है वह चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। 120 का 1/4 कितना हो जाएगा, 120 गुणे 1/4, यानी ओवरऑल कहें तो हम 30 लिख सकते हैं। यानी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 हमें मिल गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि चतुर्भुज का जो दूसरा बड़ा कोण है उससे 10 अधिक है। कोण अधिक है तो त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण, यानी सबसे बड़ा कोण जो होगा 100 से 10 अधिक, यानी 110 होगा। अब यहाँ पर हम फिर से ज्योमेट्री लगाएंगे कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में ए भी कोण होगा, ए भी कोण होगा, ए भी कोण होगा। यदि 180 में हम इन दोनों को घटा दे तो जो बचेगा दूसरा बड़ा कोण होगा कि नहीं। लीजिए दूसरा बड़ा कोण निकल गया। 180 में 30 और 110 140 को घटाएंगे, यानी दूसरा बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो होगा वह 40 होगा। टाइप नंबर 9 का जो पहला सवाल है, कहता है कि 10-150 रुपया को ए, बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए को मिलने वाला भाग बी और सी को मिलने वाले कुल भाग का 2/5 भाग।
2/5। उसके बाद आपसे यहाँ से सवाल पूछा है कि बताइए कि ए को कितना भाग मिला, ए को कितना रुपया मिला। तीनों के बीच कितना राशि बांटा गया है, 1050, जिसमें कंडीशन है, कहता है कि ए को जो मिलता है बी और सी के भाग का 2/5 मिलता है। यहाँ से ए अनुपात बी प्लस सी निकाल सकते हैं, 2/5, यानी अनुपात के हिसाब से हम कहेंगे तो ए को 2 रुपया मिलेगा और बी और सी को 5 रुपया मिलेगा। यानी तीनों के बीच हम कह सकते हैं कि तीनों को मिलाकर कहें तो अनुपात के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 7 रुपया मिलेगा। किताब का तीनों के बीच बांटी गई कुल रकम 1050 रुपया, हम लोग कहेंगे तो 2 और 5 7। नियत की तुलना नियत से आपसे ए का भाग पूछा है, ए के भाग के लिए 2 से गुना। यह देखिए 15 बार में कटेगा, 15 दूना 30, 30 पर 1 0, यानी ए को 300 रुपया मिलेगा। आप चाहे तो इसको दूसरी तरीका से भी बना सकते हैं, का नियम अप्लाई करके। का नियम यहाँ पर यदि हम लाना चाहें तो का देखिए बी प्लस सी मिल रहा है, ए को मिलने वाला भाग बी प्लस सी के मिलने वाले भाग का 2/5 भाग, यानी कि बी प्लस सी को मिलेगा 5 रुपया, तब ए को कितना मिलेगा 2 रुपया। यानी इनके बीच अनुपात हम लिखे तो 2/5 बोल सकते। अब नियत राशि लाइए, किताब का तीनों के बीच बांटी गई 1050, हम लोग कहेंगे तो 5 और 2 7, ए के लिए 2 से गुना करेंगे। इस तरह से आंसर आपका जो आएगा वह सेम ही होगा, यानी 300। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2250 रुपया को ए बी सी और डी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए और सी को मिलने वाली राशि बी और डी को मिलने वाली राशि का 3/2 भाग है। उसके बाद दूसरा भी कंडीशन है, कहता है कि बी को जो राशि मिलता है वह डी का 5/4 भाग, यानी डी को जितना मिलेगा उसका 5/4 भाग करेंगे तो वह बी की राशि मिल जाएगी। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है, कहता है कि ए को जो राशि मिलता है वह सी का 3 गुना मिलता है। इस प्रकार से बंटवारे के बाद आपसे पूछा है कि बताइए ए का भाग क्या होगा, बी का भाग क्या होगा, सी का भाग क्या होगा और डी का भाग क्या होगा। यहाँ पे देखिए ए और सी को जो राशि मिल रहा है बी और डी को की राशि का 3/2 भाग होगा। यदि का नियम हम लगाए तो का यहाँ पे देखिए बी और डी में लग रहा है, तो बी और डी का जो वैल्यू होगा वह 2 होगा, तब ए और सी का वैल्यू 3 होगा। यानी कि ए और सी 3 गुना है तो बी और डी 2 गुना होगा। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है, कहता है कि ए को जो मिलता है सी का 3 गुना मिलेगा, यानी ए को जब 1 रुपया मिलेगा तब यदि सी को 1 रुपया मिलेगा तब ए को 3 रुपया मिलेगा। यहाँ से ए और सी का अनुपात हो गया। एक और स्टेटमेंट है, कहता है कि बी को जो राशि मिलेगा डी का 5/4 भाग। यहाँ पर भी का नियम लगाए हम कह सकते हैं कि डी को जब 4 रुपया मिलेगा तो बी को 5 रुपया मिलेगा, यानी यहाँ से बी और डी का अनुपात मिल गया 5/4। अब जरा यहाँ पर नजर डाले और यहाँ पर नजर डाले तो देखें कि ए बी सी और डी इन चारों के बीच कुल कितना रुपया बांटा जा रहा है, 3 और 2 5 रुपया। अगर यहाँ से हम देखें तो चारों के बीच कितना बांटा जा रहा है, 3 1 4 और 5 9 और 4 13 रुपया। दोनों स्थिति में देखा जाए तो ए बी सी और डी अलग अलग आदमी तो है नहीं, एक ही आदमी है, तो बराबर भाग बांटा जाना चाहिए, यानी कि सेम रुपया बांटा जाना चाहिए। यहाँ पर यदि 5 रुपया बांटता है तो यहाँ भी 5 रुपया बांटा जाना चाहिए। यदि यहाँ 13 रुपया बांटता है तो यहाँ भी 13 रुपया। सेम नहीं है तो सेम करेंगे। या दूसरा तरीका यह होगा कि जो राशि दिया हुआ है उसको इन दोनों को बीच बांट दीजिए, 3/2 के अनुपात में बांट दीजिए। चारों के बीच बांटी गई रकम कितना है, 2250 रुपया। हम लोग यहाँ से कहेंगे तो 3 और 2 5, 3 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 से गुना करने पर ए और सी का यह वैल्यू मिल गया। हमें ए और सी निकालना तो नहीं है, हमें ए को अलग निकालना है, सी को अलग निकालना है। तो फिर से इसको नियत राशि बनाइए। किताब कहेगा नियत राशि के रूप में ए और सी को इतना मिला, हम लोग कहेंगे तो ए और सी को 3 और 1 4 रुपया मिलेगा। ए के लिए 3 से गुना और सी के लिए 1 से गुना। इसको हल कीजिए, देखिए 5 के 20 और 50 25, यानी ए को जो मिलेगा 450 गुना 3/4 इतना रुपया मिलेगा, और बी को जो मिलेगा 450 गुने
ए को जो मिलेगा 450 गुने 3 गुने 3, और ए को जो मिलेगा 450 गुने 3/4। इसको हल कीजिए। हल करने पर देखिए अब यहाँ से नियत राशि को लाइए। किताब का चारों के बीच बांटी गई कुल रकम 22,500। हम लोग कहेंगे तो 3 और 2 5, 3 से गुना करेंगे ए का भाग, ए प्लस सी का भाग, और 2 से गुना करेंगे बी प्लस डी का भाग। अब यहाँ से हम ए प्लस सी को निकाल लेते हैं। देखिए 5 के 20 और 50 25, यानी ये 4500 बार में कट गया। यानी ए और सी को कितना मिलेगा, तो 4500 इंटू 3। इसमें ए भी है और सी भी। यहाँ से हमें बी और डी कितना मिल गया, तो 4500 गुने 2, ए मिल गया बी और डी। अब हमको ए चाहिए अलग, सी चाहिए अलग, बी चाहिए अलग और डी चाहिए अलग। ए और सी का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, बी और डी का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। इसको नियत राशि बनाइए। किताब का ए और सी के बीच बांटी गई रकम 4500 गुना 3। हम लोग कहेंगे तो ए और सी के बीच बांटी गई रकम 3 1 4, नियत की तुलना नियत से, और ए निकालने के लिए 3 से गुना और सी निकालने के लिए 1 से गुना। यहाँ इसको डिवाइड कीजिए तो देखिए 11 चक 44, ये 10 बचा 4 दूना 8, 4 पचे 20। 1125 को 9 से गुना कीजिए, 10,125 रुपया है। उसके बाद यहाँ पे 1125 को 3 से गुना कीजिए, 25 तिहाई 75 और 11 तिहाई 33, ये निकल गया सी का। अब हमें चाहिए बी और चाहिए डी। बी के लिए और डी के लिए इसको नियत राशि बनाइए। किताब का बी और डी में बांटी गई कुल रकम इतना। हम लोग कहेंगे तो 5 और 4 9, बी के लिए 5 से गुना और डी के लिए 4 से गुना। इस तरह से देखिए 9 पचे 45, 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 पे 2 जीरो, यानी यहाँ से बी हमें मिल गया 5000। और डी देखिए तो 5 दूना 10, 10 चौके 40, डी मिल गया हमें 4। यानी ए बी सी और डी का जो हिस्सा होगा 10,125, बी का हिस्सा 5000 होगा, सी का हिस्सा 3375 होगा और डी का हिस्सा 4000 होगा। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बैलेंस करके भी बना सकते, रेशियो को बैलेंस करके भी बना सकते हैं। ज़रा देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो, ए जो हमें अनुपात मिला, ए अनुपात सी, ए प्लस सी अनुपात बी प्लस डी, वह हमें मिला 3:2। बी और डी का जो अनुपात मिला हमें 5:4 मिला, और ए और सी का जो अनुपात मिला 3:1 मिला। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है और यहाँ पे भी ए बी सी डी। अब यहाँ से सोचिए तो हम कह सकते हैं कि ए और सी को 3 गुना मिला है, तो बी और डी को 2 गुना मिला है। पर यहाँ पर देखिए बी और डी को कितना मिल रहा है, 9 गुना, यानी 9 रुपया मिल रहा है। ए और सी को मिल रहा है कितना, 4 रुपया। अब ए और सी को यहाँ 4 रुपया मिल रहा है और यहाँ 3 रुपया मिल रहा है। दोनों को बैलेंस करेंगे बराबर करने के लिए यदि इसको 3 से गुना कर दे तो यह 12 हो जाएगा। तो इसको भी 3 से इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ए प्लस सी भी 12 हो जाएगा। अब 4 से गुना किए हैं तो बी प्लस डी कितना हो गया, 8 हो गया।
तो यहाँ पे b प्लस डी कितना है 9 है, इसको बराबर करने के लिए 8 से गुना करना होगा। अब b प्लस डी कितना हो गया, तो 9 8 72, यहाँ b प्लस डी कितना है 8 है, तो इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। अब a प्लस सी कितना हो गया, तो 9 चौके 36 गुना 3, यहाँ पर a प्लस कितना हो गया, तो 4 तिहाई 12, तो इसको भी 36 इंटू 9 बनाना होगा, यानी 9 से गुना करना होगा। अब देखिए सब बैलेंस हो, b प्लस डी कितना हो गया 9 8 72, यहाँ पे b प्लस देखिए तो 9 चौके 36 72 बैलेंस हो गया। a और c देखिए यहाँ पे 9 चौके 36 इंटू 3, यहाँ पर a प्लस सी देखिए तो 9 चौके 36 इंटू 3। रियल में हमने इसमें 3 गुना 9 27 से गुना किया है और इसमें 9 8 72 से गुना। अब यहाँ से a b और c का अनुपात आप निकाल सकते हैं। a का अनुपात कितना मिलेगा, तो 9 तिया 27 थे 81। b का अनुपात कितना मिलेगा, तो b का अनुपात यहाँ से 9 8 72, 8 5 40। सी कितना मिलेगा, तो देखिए 9 तिया 27 और डी कितना मिलेगा, तो 8 चौके 32। अब यहाँ से आप ऑप्शन को भी चूज करके आंसर ला सकते हैं। इसका मतलब है कि ए को 81 रुपया मिला, बी को 40 रुपया मिला, सी को 27 रुपया मिला और डी को 32 रुपया मिला। तो यदि कोई ऑप्शन में ऐसा नंबर हो जो 81 से डिवाइड हो रहा या 9 से डिवाइड हो रहा, जाहिर सी बात है कि जब वो 9 से डिवाइड होगा तो 81 से भी डिवाइड होगा, तो उस ऑप्शन को देखना है कि जो 9 से डिवाइड हो। तो जो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा होगा वो ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। यह तरीका हो गया ऑप्शन। नहीं तो फिर यहाँ से नियत की तुलना नियत से कीजिए। किताब का सभी के बीच बांटी गई रकम 22,500। हम लोग जोड़कर देख लेते हैं, 3 2 और 7 9 और 1 10, 3 2 5 4 9 और 8 17 1 18। नियत की तुलना नियत से। ए निकालना है तो 81 से गुना कीजिए, बी निकालना है तो 40 से, सी के लिए 27 से और डी के लिए 32 से गुना कीजिए। इसको हल करने पे जो आएगा वो आपका आंसर है। यदि इतना नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और तरीका अपनाइए। तीसरा तरीका, नियत की तुलना नियत से। किताब का बी ए और सी के बीच बांटी गई रकम 3 रुपया। हम लोग कहेंगे तो ए और सी के बीच बांटी गई रकम 3 1 4 रुपया। ए के लिए 3 से गुना कीजिए और बी के लिए सी के लिए 1 से गुना कीजिए। यह निकल गया ए, ये निकल गया सी, हमको डी और बी चाहिए। बी के लिए देखिए इसको नियत राशि बनाइए। किताब का बी और डी को मिला 2 रुपया, हम लोग कहेंगे तो 5 और 4 9 रुपया। बी के लिए यहाँ से 5, इसको 5 से गुना, ये निकल गया बी। डी के लिए फिर से इसको नियत राशि बनाइए और नियत की तुलना नियत से कीजिए। 5 और 4 9। डी के लिए 4 से गुना। इस तरह से इनका अनुपात हमें मिलेगा। देखिए 9/4 अनुपात 10/9 अनुपात 3/4 अनुपात 8/9। अब यहाँ से फ्रैक्शन को हटाए तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 36 से सबों को गुना कर दें। 36 से गुना करेंगे तो 4 9 36, और ये देखिए 4 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा और ये 4 बार में। इस तरह से इनका अनुपात जो मिलेगा 81 अनुपात 40 अनुपात 27 अनुपात 32। अब या तो ऑप्शन से बनाइए या आप नियत की तुलना नियत से करते हुए बनाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2210 रुपया को ए, बी और सी में इस तरह से बांटना है कि ए को मिलने वाला हिस्सा बी और सी को मिलने वाले हिस्से का 4/9 है। दूसरा कंडीशन है, कहता है कि बी को जो मिलने वाला हिस्सा है ए और सी को मिलने वाले हिस्से का 7/10। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए सी का हिस्सा क्या। यहाँ पर ए के बारे में कहा गया है कि ए का जो भाग है, ए का जो हिस्सा है बी और सी को मिलने वाले हिस्से का 4/9 है। दूसरा स्टेटमेंट है, कहता है कि बी को जो मिलेगा वह ए और सी के हिस्से का 7/10।
यानी यहाँ से दो दो अनुपात हमको मिलेगा, दोनों ए बी और सी का ही अनुपात होगा। एक तरफ होगा ए का अनुपात और दूसरी तरफ बी प्लस सी का। यदि यहाँ से ए का अनुपात हम कहें तो का के नियम से हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी का 4/9 कौन है, तो ए। का यहाँ पे बी प्लस सी में लग रहा है, इसका मतलब है कि का जो वैल्यू होगा 9 होगा और ए का वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। यानी यहाँ से इनका अनुपात 4:9 मिले। दूसरे स्टेटमेंट से यदि हम बी अनुपात ए प्लस सी निकाले तो का नियम से हम इसका अनुपात कर सकते हैं 7:10। अब एक जगह यदि हम बांटते हैं तो ए बी और सी को मिलता है 9 और 4 13 रुपया, और दूसरी जगह जब बांटे तो मिला हमको 10 और 7 17 रुपये। ए बी सी एक ही बंटवारे में एक ही बार आएंगे, बार बार नहीं आएंगे, और उनको जो भाग मिलेगा वो अलग अलग नहीं मिलेगा, सेम ही मिलेगा। यहाँ पर सेम नहीं, यहाँ पे मिल रहा है ए बी सी को 13 रुपया और यहाँ पे मिल रहा है 17 रुपया। बराबर नहीं है तो बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए इसको 17 से गुना और इसको 13 से गुना। ऐसा करने पर इन दोनों के बीच जो राशि बांटी जाएगी वह बराबर हो जाएगी, यानी सेम हो जाएगा। तब इसके बाद हम ए बी और सी का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से यदि हम ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात निकाले तो क्या मिलेगा, 17 से गुना किए हैं, इसमें 13 से गुना किए हैं, 17 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा 17 चौके 68। बी देखिए यहाँ से मिलेगा 13 सत्ते 91। आप जरा सोचिए कि सी कैसे मिले। तो सी निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते, एक यहाँ से और एक यहाँ से। यानी ए प्लस सी के भाग में से यदि ए को निकालिएगा तो सी मिलेगा, या तो आप बी प्लस सी के भाग में से बी को निकालिएगा तो सी मिलेगा। तीसरा तरीका आपके पास यह भी हो सकता है कि तीनों के बीच जो बांटी गई रकम है 17 गुणे 13 है, यदि तीनों में से हम ए और बी को निकाल दें तो सी मिलेगा। तीसरा तरीका आपका ये, हम इन दोनों में से एक को लेते हैं, इसको लेते हैं जो कि इजी है, इसी में से सी को निकालते हैं। देखिए 13 दहिया 30 से, यानी 130 रुपया ए और सी के पास है। यदि उसमें से ए को निकाल दे, 130 रुपया में से ए को निकाल दे, ए कितना है 68, तो जो बचेगा वह सी का हिस्सा होगा। इसको घटाइए तो हमें 62 मिलेगा, यानी 62 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। यानी यहाँ से हम ए बी और सी का अनुपात कह सकते हैं 68:91:62। उसके बाद एक नियत राशि है, नियत राशि को लाइए। इन तीनों के बीच जो बांटी गई रकम है 2210 रुपया। हम लोग जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 और 1 11, 9 6 15 और 6 21 और 1 22। नियत की तुलना नियत से। उसके बाद आपसे सी का हिस्सा पूछा था, सी के हिस्से के लिए 62 से गुना। ये देखिए कट गया, 62 पर कितना जीरो, 1 जीरो, यानी सी को 620 रुपया मिले। आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर को ला सकते हैं। कैसे, जब आपका रेशियो और नियत राशि मैच कर जाता है तो ये जो अनुपात है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आपका जो नियत राशि है कहता है तीनों के बीच जो बांटी गई रकम है 2210 रुपया है, हम लोग के हिसाब से 221 रुपया आ रहा है। यदि इसमें एक जीरो बैठा दे तो हम लोग के हिसाब से जो बांटी गई कुल रकम आएगा वह 2210 रुपया आएगा। नियत राशि और हमारा राशि मैच कर जाता है, इसके वजह से यह अनुपात समाप्त हो जाएगा और यह जो मिलेगा इनका रियल वैल्यू होगा। यानी ए को 680 रुपया मिलेगा, बी को 910 रुपया मिलेगा और सी को 620 रुपया मिलेगा। यहाँ पर आपसे सी का हिस्सा पूछा था, आंसर 600। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 3650 रुपया को दो भागों में इस तरह से बांटा जाए कि पहले भाग का 2/5, दूसरे भाग के 3/4, इन दोनों का अनुपात जो हो वह 6:7 है। इसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए दोनों भागों का अनुपात क्या है, यानी प्रथम भाग और दूसरी भाग का अनुपात आपसे पूछा है कितना हो। दिया हुआ है प्रथम भाग का 2/5, दूसरे भाग का 3/4, इनका अनुपात दे रखा है 6:7, और यहाँ से आपको पहले और दूसरे भाग का अनुपात पूछा। इसको यदि हम लेफ्ट साइड में 20 से गुना करते,
इसको यदि 20 से गुना कर दे, इसको भी करना पड़ेगा। 20 से गुना इसलिए करेंगे ताकि फ्रैक्शन हट जाए। 20 से गुना करने के बाद यहाँ पे देखिए 4 बार में डिवाइड हो जाएगा और यह 5 बार। इस तरह से कह सकते हैं कि 8a का पहले भाग का 8 गुना और दूसरे भाग का 15 गुना, इनका जो अनुपात है वह 6:7। अब यहाँ पे एक चीज को लागू कीजिए। हमने कहा था कि जब 2 अनुपात बराबर, 1 अनुपात a है और 1 अनुपात a है, तो इसके वैल्यू जो होगा वह a वाला होगा और इसका जो वैल्यू होगा वह दूसरा वाला। यानी कि प्रथम भाग का 8 गुना जो होगा वह 6 होगा और दूसरे भाग का 15 गुना जो होगा वह 7 होगा। अब इसको काटना चाहे तो काट दीजिए। 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी यहाँ से प्रथम और दूसरे भाग का अनुपात हमको मिल सकता है। देखिए 4 को उधर ले जाइए तो डिवाइड होगा, यानी प्रथम भाग हमें मिला 3/4, उसी तरह से दूसरा भाग जो मिलेगा 7/15 मिलेगा। इसका अनुपात आपको पूछा था, अनुपात लगा दीजिए। 15 × 45 और 7 × 28, यानी प्रथम और दूसरे भाग का जो अनुपात होगा वह 45:28। यह एक तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आपको इस डायग्राम को चेंज करना है। कहता है कि पहले का 2/5 भाग, दूसरे के 3/4 भाग, इन दोनों में अनुपात जो है 6:7 है। अनुपात को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो 5 आएगा नीचे और 4 जाएगा ऊपर, यानी प्रथम भाग गुने 2 गुने 4 और नीचे में क्या होगा, दूसरा भाग गुने 3 गुने 5 इक्वल टू 6/7। यह कट रहा है 6, 3 बार में काट देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा प्रथम भाग बटा दूसरा भाग कितना मिलेगा, तो 5 × 15, 15 × 45 और 4 × 7 = 28। यहाँ से भी इन दोनों का अनुपात आप लिख सकते हैं 45:28। इस तरह से भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप इसे का के नियम से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कहता है कि प्रथम भाग का 2/5, 2/5 जो है वह दूसरे भाग का 3/4, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 6:7। यदि का नियम यदि यहाँ पे हम लगाते हैं तो का देखिए प्रथम भाग में लग रहा है, इसका मतलब है कि प्रथम भाग का जो वैल्यू होगा वह 2 हो। तो 2 किसका वैल्यू होगा, तो 2 6 का अनुपात, यानी 2 ही है जो 6 है। यानी यहाँ से हम का नियम लगाते हुए नियत की तुलना नियत से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रथम भाग का 2/5 भाग, प्रथम भाग जब 5 होगा तो 2 क्या होगा, 6 होगा, यानी किताब का 6 हम लोग कहेंगे तो 2, प्रथम भाग के लिए 5 से गुना करेंगे। इसी तरह उसमें 7 को नियत राशि बनाइए। किताब का दूसरे भाग का 3/4, यानी 3 कितना है, 7 है, हम लोग कहेंगे तो 3 और दूसरे भाग के लिए 4 से गुना। ये हो गया प्रथम भाग और ये हो गया आपका दूसरा भाग। इनका अनुपात पूछा था, कुछ करता है तो काटिए। कट रहा है देखिए 2 बार में और ये देखिए 3 बार में। गुना कीजिए तो 5 × 15 × 45 और इधर 2 को उधर ले जाकर गुना करेंगे तो 7 × 4 = 28। इस तरह से भी आपका आंसर 45:28 आएगा। अगला सवाल नंबर 5 कहता है कि 2 संख्याएं जिनका अनुपात 17:45, छोटी संख्या का एक स्टेटमेंट है। कहता है छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है। कितना कम है, 15 कम, यानी 2 संख्याएं दिया हुआ है, उनका अनुपात भी दे रखा है और कहता है कि छोटी संख्या का 1/3 भाग जो होगा
वह बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम। दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 17:45। कहता है कि छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम। 17 का 1/3 भाग कितना होगा? 17 इंटू 1/3। 45 का 1/5 भाग कितना होगा? 45 इंटू 1/5। अब इन दोनों का अंतर किताब का 15। हम लोग जरा अंदर करके देख लेते हैं। ये देखिए कटेगा 9 भाग, यानी कि 9 माइनस 17/3। नियत की तुलना नियत से, उसके बाद आपसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या के लिए 17 से गुणा, यानी कुल मिलाकर हमें मिलेगा 15 गुने 17 डिवाइड बाई 9 तिहाई 27 में से 17 घटाएंगे 10/3। 3 ऊपर चला जाएगा। 15 गुने 17 गुने 3 डिवाइड बाई 10। ये देखिए 5 से 2 बार में कटेगा और यह 3 बार में। 17 9 53 से 153 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कीजिएगा 76/1/2, यानी ये जो आपका आएगा यह आंसर।